नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड पर। आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट मेहमान ऑफ द वीक। और आज जैसे हर बार हमारे इस पॉडकास्ट में कोई ख़ास मेहमान होता है, हमारे साथ इस बार एक और ख़ास मेहमान हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शम्मी सब्रवाल साहब हैं। बहुत स्वागत है आपका सब्रवाल साहब। और बहुत सारी बातें हैं आपसे हमें पूछनी हैं। यूथ्स के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, अग्निवीर को भी लेके आपसे पूछेंगे, और सेना की को लेकर, चूँकि एक्सपर्ट हैं और डिफेंस स्टडीज़ के माहिर शख्स हैं, तो लिहाजा उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें पूछनी है, सेना को लेकर भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं तो अपने जितने भी खबर टीवी के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आई वुड लाइक टू ऑन योर बिहाफ थैंक खबर टीवी फॉर इनवाइटिंग मी टुडे, बिकॉज अल्टीमेटली आवाज़ मेरे पास है, माइंड मेरे पास है, आइडियाज मेरे पास हैं, लेकिन वो आपके पास तभी पहुंच सकते हैं जब मेरे पास मीडियम हो। एंड फॉर दैट आई हैव टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट मीडियम। थैंक यू सो मच। शुरुआत आपकी सेना में जाने को अगर लेकर करें कि कैसे डिसाइड किया ज़िंदगी में सेना की वर्दी पहननी है, सेना के डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि आमतौर पर करियर और भी बहुत सारे होते हैं। तो जो भी आता है हमारे यहाँ, कई ऐसे शख्स आए हैं जो सेना में रहे हैं, तो उनसे हम ये ज़रूर पूछते हैं। और शायद मेरे पूछने की वजह ये भी होती है कि बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जिनके मन में भी ये सपना होता है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए उनकी। तो आपने कैसे चुना कि भाई आप सेना की वर्दी पहनेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली यू सी, आई गो बैक टू 1968। ओके। क्योंकि हमारी फैमिली सारी बिजनेस फैमिली है। अच्छा। तो उसके बीच में कोई दूर दूर तक आर्म फोर्सेस में नहीं था। तो 1968 मेरे फादर उस समय सहारनपुर में थे। मतलब माय फादर्स एल्डर ब्रदर वाज इन देहरादून। तो फैमिली बिजनेस था, तो वो वहाँ पे थे। तो क्लॉक टावर सहारनपुर में मेरे फादर का ऑफिस था। तो उनके एक फ्रेंड चंडीगढ़ से देहरादून आ रहे थे अपने बेटे को आरआईएमसी में एडमिशन के लिए। ही हैड गॉट सिलेक्टेड। तो कहते हैं सब्रवाल साहब, आप अपने बेटे को भी आरआईएमसी में डालो। और बेटे को वहाँ छोड़ के वहाँ से प्रॉस्पेक्टस और पुराने पेपर लाके मेरे फादर को दे दिए। अब मुझे नहीं पता मेरे फादर में क्या जुनून आया। उन्होंने उसके बाद हर संडे को मुझे अपने साथ ऑफिस ले आना और मेरे से पुराने पेपर सॉल्व कराने शुरू करा दिए। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, 1971 आई गॉट सिलेक्टेड इन आरआईएमसी। एंड आई वांट टू टेल यू कि उस समय यूपी, कंप्लीट उत्तराखंड वाज पार्ट ऑफ यूपी। तो हर 6 महीने में सिर्फ 2 वैकेंसी होती थी। एंड आई वाज वन ऑफ दोज लकी वंस टू हैव गॉट सिलेक्टेड इन आरआईएमसी। और आरआईएमसी में आने का मतलब यह कि अब तो एनडीए जाना है और एनडीए के बाद फौज में आना है। सो इट बिकेम लक बाय चांस। तो क्या इतना ही कंपटीशन उस वक्त भी होता था जैसे अभी है? क्योंकि अभी तो बच्चे बहुत हो गए हैं। देखो, ऐसा है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि कंपटीशन उस समय ज्यादा टफ था, तो यू विल बी लिटिल सरप्राइज्ड। अच्छा। देखो, क्या था कि इफ यू टेक योर माइंड बैक टू 70s, तो उस समय एवेन्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड वर वेरी लिमिटेड। जिसने साइंस करी, पीसीएम पीसीबी लेगा, या वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या फौज में आएगा। उसके बाद कोई लॉ में चला गया। मतलब 4-5 एवेन्यू के अलावा कोई एवेन्यू नहीं होता था। एंड आई स्टिल रिकॉल, जब मैं एनडीए की एसएसबी के लिए गया था, तो सम ऑफ द चिल्ड्रन हु डिड नॉट मेक इट फॉर एसएसबी, वो ऐसे फूट फूट के रो रहे थे कि जैसे कि उनका लाइफ का दी एंड हो गया है। नाउ दैट इज द काइंड ऑफ जज्बा जो उस समय था। उस समय फौज इतनी ज्यादा क्रेज होती थी। ये नहीं कि आज नहीं है, लेकिन व्हेन यू लुक एट इट, मतलब वो एक अलग ही जज्बा था। अब तो ये कि इतनी अपॉर्चुनिटीज बाहर हैं कि अगर यहां नहीं हुए तो आप कहीं और हो सकते हैं। मैं वैसे भी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ आई एम देयर मेंटर। तो मैंने अभी पिछले 1-1.5 साल में कम से कम 400-500 बच्चों की इंटरव्यू करी है। और मैं देखता हूं कि हर बच्चे के पास कम से कम 4-5 फॉल बैक ऑप्शन है, जबकि हम उस टाइम पर एनडीए के अलावा हमें कोई दूसरी चीज सूझती नहीं थी। दैट वाज द डिफरेंस। बिल्कुल। अब बहुत बदलाव आ गया है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत हैं। तो फिर ये सफ़र तो 1971 में शुरू हुआ। फिर उसके बाद पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ रहीं देश में, कैसे रहे, कुछ बताएं हमें। देखो, माय फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन सिक्किम। मैं छांगू में यूनिट थी। एंड ये नाथुला जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, उसके साथ ही मतलब ओवरलुकिंग नाथुला इज अ पीक जिसको हम ऊंटदार के नाम से कहते हैं। इट इज मोर देन 15,500 फीट। तो मैंने वहां भी टाइम गुजारा, वो भी टिन के स्ट्रक्चर में, विच वॉज एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। और ये नई पोस्टिंग की, और वो भी आई एम टॉकिंग ऑफ 1981। तो वेरी इंसाइटफुल। लकीली उसके बाद यूनिट, बिकॉज हार्ड पोस्टिंग के बाद अच्छी पोस्टिंग मिलती है, देहरादून आ गए। तो आई स्पेंड टाइम हेयर
and from here then I went to a place called Aknoor in Jammu. और वहाँ से भी साल वहाँ लगाया. Unit moved to अमृतसर, and that time then I appeared for the, क्योंकि I'm artillery officer, तो मैंने I appeared and a competitive examination which we call instructors course for gunners. तो उसमें क्वालिफाई किए. स्कूल ऑफ आर्टी में 1 साल का कोर्स किया. आई टॉप दैट कोर्स. टॉप किया तो आई वाज रिटेन्ड एज इंस्ट्रक्टर, तो इसलिए 2 साल फिर हम इंस्ट्रक्टर वहाँ रहे. सो विच वाज अगेन, क्योंकि ऐसा इंस्ट्रक्टर आप जितना वैसे कोर्स में नहीं सीखते उससे ज़्यादा इंस्ट्रक्टर बन के सीखते हो. देन आई केम टू अलवर. तो अलवर में फिर हमने, क्योंकि नेक्स्ट अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टाफ कॉलेज, आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का नाम सुना होगा, वेलिंगटन में है. इसके लिए हर ऑफिसर चाहता है वो करने के लिए, बिकॉज फ्यूचर प्रमोशन में दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लकीली आई मेड इट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. तो 1 साल वहाँ लगा के देन आई लैंडेड अप. यूनिट उस समय बीनागुरी में थी, तो साल वहाँ लगाए. तो नाउ दैट वाज, कहते हैं ना कि अ स्ट्रोक ऑफ लक ऑफ हार्ड वर्क, कि आई गॉट, मतलब अगेन इट वाज, इंटरव्यू वाज देयर. आई गॉट सिलेक्टेड फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन एंड आई वेंट टू रवांडा. तो 1 साल जब रवांडा, आई एम टॉकिंग ऑफ 1995, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज उस 1 साल में जो मैंने इंटरनेशनल लेवल में, बिकॉज वी वर देयर विथ आर्मीज ऑफ 23 नेशनैलिटीज, जिसमें पाकिस्तान के भी थे और अमेरिका तक के थे. वी हैड रशियंस, यू नेम अ कंट्री, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे वर देयर. एंड इफ आई टेल यू, मतलब आज मैं आपके सामने अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आर आर्मी, ईस्ट और वेस्ट, was proved to be the best over there. मतलब you should take pride in that fact. और उसका मैं आपको उदाहरण ही देना चाहता हूं कि I went in June 95, दिसंबर 95 में मिशन डाउनसाइज हो रहा था. अच्छा. तो उस समय हमारा जो वहां पर जो मिशन का साइज उस समय पहले जैसे 6000 7000 का था, और हमारी एक इंडियन बटालियन, गोरखा बटालियन वॉज देयर. तो जब ये आप ये देखिए कि अगर एक मिशन 6000 से 3000 पे आ रहा है, तो सारी नेशनैलिटीज की जो स्ट्रेंथ है प्रोपोर्शनेटली आधी होनी चाहिए. बिल्कुल. और अगर मैं आपको ये बोलूं कि जब ये 6000 से 3000 हुआ, हम सिर्फ एक हमारा कंट्री था जिसका कम नहीं हो बल्कि बढ़ा. माय गॉड. दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द कैलिबर एंड द पोटेंशियल ऑफ इंडियन आर्मी. एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल, क्योंकि आई वाज क्लोजली इन्वॉल्व्ड विद द ह्यूमन राइट्स, बिकॉज इट बिकम अ ह्यूमैनिटेरियन मिशन. तो किगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा, जहाँ पे हम थे. तो हमारे साथ एक ह्यूमन राइट लेडी ऑफिसर थी. तो उसके साथ जब हम किगाली आए, तो वहाँ एक उनकी लेडी थी, हम उनके घर गए. तो जैसे उसने कहा, यू इंडियन, शी वॉज अ रशियन वुमेन, तो नॉट रशियन, सॉरी, जर्मन. तो कहते यस, कहते यू इंडियन आर्मी ग्रेट. मैंने कहा क्या हुआ, मतलब यू नो, आई आस्क्ड इन इंग्लिश व्हाट हैपेंड. ही सेज कि आज से 2 महीने पहले कुछ चोर उचक्के जो थे मेरे घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे. तो कहते मैंने रेडियो के ऊपर पहले तो जो लोकल पुलिस को कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं. और उसके बाद मैंने रेडियो के ऊपर इंड बैट, इंडियन बटालियन को इंड बैट बोलते हैं, तो इंड बैट को मैंने वो किया. कहता है जब तक मैंने अपना मोटरोला को नीचे भी नहीं रखा था, उनकी एक जो है क्विक रिएक्शन टीम की जो टुकड़ी थी वहां पे मेरे घर के पास पहुंच गई. कहते यू पीपल आर ग्रेट, यू आर अमेजिंग. मतलब ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि These are some of those moments जब आपका सीना खुद मतलब 36 इंच से 56 इंच का हो जाता है. बिल्कुल. ये वो अनुभव हैं आपके जो सेना के प्रति जो हमारी सोच है उसको और बड़ा बनाते हैं. जो जिस गंभीरता और जिस सम्मान से हम देखते हैं, मुझे लगता है कि ये बात आपकी सुनने के बाद मैं भी अंदर से इतना प्रफुल्लित और इतना खुश महसूस कर रहा हूँ, शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है उसको. और वाकई में ये अनुभव, दर्शक भी इस बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे कि विदेशों में भी आप जाइए तो आपको भारतीय सेना को लेकर अगर इस तरीके की सम्मान भरी बातें सुनने को मिले तो आपका सीना चौड़ा होता है. तो फिर पिताजी की जो दिखाई हुई राह थी, पिताजी ने आपको सेना में अच्छी राह दिखाई थी. अभी उसके बाद फिर पिताजी का क्या रिएक्शन रहा जब आप आ गए? ऐसा है कि माई फादर ऑलवेज टुक प्राइड इन वॉट एवर आई डिड. एंड इनफैक्ट आई से कि जो कुछ मैं हूं वो इट्स थैंक्स टू हिम. आज वो इस मतलब पृथ्वी में इन फिजिकल फॉर्म ही इज नॉट देयर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे रगड़ा दिया था फॉर द रिटन एग्जाम इन RIMC, दैट इज दैट वंस, जैसे कहते हैं ना, पहला स्टेपिंग स्टोन, वो इतना मजबूत नींव बनाई थी कि उसके बाद मुझे कहीं मार मतलब नहीं पड़ी. आई कंटिन्यू टू कीप मूविंग अप. सो आई एम इंडीड, यू नो,
इंडेबिटेड टू हिम, ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मेरे को ऐसा रफ एंड टफ बनाया कि मैं जहां गया मुझे हमेशा सक्सेस मिली, मेहनत करनी पड़ी। और अब आप शायद और भी बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसा बना रहे हैं कि जो रफ एंड टफ बने और सेना की सेवा करें। आपने बताया कि आप अखनूर में भी रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि जब आप लोग थे टेररिज्म को लेकर, उस वक्त टेररिज्म की स्थिति कैसी थी वहाँ पर, पिछले कुछ सालों में या उसके बाद क्या स्थिति में बदलाव आया? अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी वारदातें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं जिसमें हमारे कई वीर जवान शहीद हो रहे हैं। तो क्या मतलब कैसे बदलाव आया, अगर हम आपसे जानना चाहें तो? देखो, मैं क्योंकि मेरे 3 टेन्योर्स थे स्प्रेड ओवर डिफरेंट एरास। माय फर्स्ट टेन्योर वाज इन 1987-88 अखनूर में। तो अखनूर उस समय पीर पंजाल के इस तरफ पड़ता है, तो जम्मू रीजन जो था वो बाय एंड लार्ज वाज पीसफुल। बिल्कुल। एवरीथिंग मोर एक्टिविटी वाज देयर इन द कश्मीर रीजन। तो उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट पोस्टिंग आई थी दैट वाज इन 2001 का जो एरा था, उस समय मिलिटेंसी जो थी स्पेशली इन द कश्मीर वैली वाज एट इट्स पीक। तो इतना ज्यादा उस समय था कि आप मानेंगे नहीं कि मैं वो जो 2 साल थे मेरे, अगर मैंने घर छुट्टी जा रहा हूं तो तभी मैं कैंट के अंदर से बाहर निकल सकता था, अदरवाइज मैं बाहर गया ही नहीं था। एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट वाज इन 2005 to 2007। उस समय थिंग्स हैड इंप्रूव्ड अ लॉट। सेम प्लेस, डिफरेंस वाज देयर। और अब स्पेशली जब से ये पिछले 5-7 साल में जब से ये आर्टिकल 370 हटा है, देयर इज अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि भाई अभी ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसके बारे में व्हाट इज माय टेक, क्यों बढ़ने लगी फिर से ऐसी घटनाएं? देखो, ऐसा होता है कि एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन होती है कि कई लोगों की रोजी रोटी जो है ना, वो कश्मीर में जब तक तबाही ना होती रहे उनकी रोटी नहीं बनती, गोलियां ना चलती रहें तब तक। तो वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ होता रहे, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे वो आईएसआई हो, और चाहे हमारे भी कुछ पॉलिटिशियंस जो लोकल खास तौर पर जो कश्मीर में जो हैं, उन्हें पता है कि जब तक ऐसे हालात रहेंगे तब तक हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बड़े क्लोजली इन सबको देखा है। बिल्कुल। और हमें जो अभी पिछले 2-4 महीने के जो इंसिडेंट्स हैं उनको वी शुड नॉट टेक दैट एज द बेंचमार्क। ये जो इवेंट्स हुए हैं इनमें 2-3 और भी चीजें आ रही हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। हम एक उभरते हुए देश हैं एंड नोबडी वांट्स अस टू राइज अप। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमेरिका इज अ अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल पावर नंबर 1। अब वो देख रहा है कि इंडिया जिस तरह से तरक्की कर रहा है पिछले 8-10 साल में, अगर ऐसे ही अगले 10-12 साल रहा तो वी बिकम अ वेरी सीरियस कंटेंडर टू हिम। तो ये यहां पर अमेरिका और चाइना का इंटरेस्ट कन्वर्ज हो जाता है। दे आर पंपिंग आईएसआई कि भाई तुम कुछ करो। और ये जो एक्ट्स जो मिलिटेंसी के हो रहे हैं, दे आर एक्ट्स ऑफ डेस्परेशन वेयर, बिकॉज देखिए हमने 2-3 जगह पे इकट्ठे फ्रंट खोले हैं। चाइना अपना जो ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर चलाना चाहता था, वो आज की डेट में ठंडे बस्ते पे है। हमने इधर छबार पोर्ट लेकर हम इधर से एक अपना नया रूट खोल रहे हैं। अगर ये रूट बनता है तो ग्वादर पोर्ट की जो इंपॉर्टेंस है खत्म हो जाती है। तो इसलिए चाइना का इंटरेस्ट है कि हमारे जेएनके में तकलीफ रहे। अमेरिका का इंटरेस्ट यह है कि हिंदुस्तान अपने ही इंटरनल मैटर्स में दबा रहे तो वो उसको चैलेंज ना कर सके। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग टुडे इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट, ना कि एक जिसे हम कहते हैं कि लोकल लेवल की कोई मतलब वो नहीं है कि वहां पे अशांति उसकी नहीं है, ये बाहर से इंजेक्ट करी जा रही है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से हम एक महाशक्ति के तौर पर सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पर साउथ एशिया में हम एक बहुत दमदार देश के तौर पर आ रहे हैं, तो शायद कई ऐसे बड़े मुल्क हैं इस दुनिया के जो नहीं चाहते हैं। शायद आपने बहुत बड़ी बात कही है। लेकिन जैसे चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना की जो बॉर्डर्स हैं उस पर हम कई बार सुनते हैं कि चाइना एक इंट्रूडर की तरह वहाँ पर कई बार आ जाता है। कई बार खबरें आती हैं कि अंदर तक उसने कई ऐसे इस्टेब्लिशमेंट कर लिए हैं जो शायद सेना को हमारी पसंद नहीं है, फिर हमारी वो टेरिटरी में आ गए हैं। तो
चीन को लेकर हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए और क्या उस पर हम काम कर रहे हैं वाकई में? क्या चीन ये जो हमें लाल आंखें बार बार दिखाता रहता है, हम कब इसकी आंखों को निकाल पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, हमने जो भी टेरिटरी लूज करी थी वो 1962 में करी थी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक जिसे हम कहते हैं इस्लामी स्लाइसिंग, खास तौर पे ये इस्लामी स्लाइसिंग जो है 2004 से लेके 2014 के पीरियड में हुई है, 2014 के बाद नहीं हुई है। नहीं हुई है। अब इसका देखो, दो चीजें इसमें आती हैं कि चाइना डज नॉट वांट अस, हम ताकतवर बने, बिकॉज वो अनडिस्प्यूटेड एशिया में चाहता है ग्लोबल लीडर। वो जब तक इंडिया स्ट्रांग है, भारत स्ट्रांग है, वो उसकी एक तमन्ना जो है पूरी नहीं हो पा रही है। अब उस करके देखो, जो हम कहते हैं इनकर्शन जो है, अगर अब आमतौर पे जैसे अब हम स्टूडियो में बैठे हैं, तो अब आपका जो ये स्टूडियो है वेल डिफाइंड है। कोई इसके अंदर आता है तो पता लग जाता है कि अंदर आया है, और जो बाहर जाता है वो भी पता लग जाता है, और हमारी परसेप्शन भी उसी तरह से बन जाती है। बट जब आप 12, 13, 14 हजार फुट की हाइट पे जाते हो, वहां कोई लाइन नहीं बनी हुई है कि भाई ये बॉर्डर है, ये उसका है, ये मेरा है। तो ये समर्स के टाइम में पेट्रोलिंग जब होती है, तो अब उनके इधर आए, हमारे उधर चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी टेरिटरी उन्होंने ले ली है। और खास तौर पे पिछले 5-7 सालों में हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो रखे हैं टू इंश्योर द सैंक्टिटी ऑफ आवर बॉर्डर्स। आंखें वो इसलिए दिखा रहा है कि वो हमें दबाना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसकी वो चीज चल नहीं पा रही है। वो चाहता है, देखो आप अगर 2012-13 के पीरियड की अखबारें उठा के देखिए, तो हमारे उस समय के जो, जिनको हम आज की डेट में गौरवमय नेता कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके न्यूज की हेडलाइन में है कि भाई चीन को ज्यादा क्रिटिसाइज मत करो, वो नाराज हो जाएगा। ये वर्ड्स आज यूज नहीं हो रहे हैं कि चीन के बारे में कुछ मत बोलो। हम वहां से आज उस लेवल पे आ गए हैं कि हम उसकी आंखों में आंखें डालकर, अगर वो 2 करता है तो हम 4 उसको जवाब दे रहे हैं। और देखिए, कल तक आप मेरे इलाके में फ्रीली घूम रहे थे, आज जब मैं आपको रोक रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हो कि अब जो हमारी आपस में जो बॉर्डर पे वो हो रहा है, ये एक उसका भी मैनिफेस्टेशन है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा कि भाई कल तक तो मैं आता था, कुछ नहीं होता था, आज तुमको क्या तकलीफ है। दैट इज द मेजर रीजन। लेकिन जैसे कुछ ऐसी घटनाएं हुई, हमारे जवान शहीद भी हुए चाइना बॉर्डर पे, तो ये जो चीज़ें हैं उसको लेकर फिर जब ये घटनाएं होती हैं तो देश के लोगों के मन में बातें आती हैं कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सीमा पर हम कमज़ोर पड़ रहे हों। देखो, सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है कि हमारे देश में ना एक जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि जब किसी भी और आप देश में देख लो, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक होकर एक भाषा बोलते हैं। लेकिन यहां पर जो माइंड में जो आप कह रहे हो, जो चीज आ रही है, उसका कारण सिर्फ यही है कि विपक्ष जो है वो उसको एक देखता है कि यही मौका है कि गवर्नमेंट को हम किस तरह से नीचा दिखा सकें। अगर हम गलवान वैली में भी लें, अगर हमारा एक जवान शहीद हुआ तो उसके 2 हुए हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए। देखो, युद्ध होगा, लड़ाई होगी तो क्षति दोनों तरफ होगी। ये देखना है कि अगर मेरा 100 का नुकसान हुआ है तो दुश्मन का कितना हुआ है, क्या वो 100 से ऊपर है या 100 के नीचे है। अगर वो 100 के ऊपर है, देन वी शुड टेक प्राइड इन द फैक्ट कि हमारी फौजें, हमारी लीडरशिप जो है, इट इज इन द राइट हैंड्स। अच्छा, आपकी बातों से मैं एक सवाल निकाल रहा हूं कि जो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है सेना को लेकर, उसमें पिछले कुछ सालों में बदलाव आया है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। 2014 के पहले के एरा की बात करें और 2014 के बाद के एरा की बात करें तो बड़ा बदलाव मुझे लगता है कि आप ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, ऐसा है? देखो, शायद अगर आप ये सवाल नहीं पूछते तो मैं इसके बारे में नहीं बोलता, लेकिन अब चूंकि आपने पूछा है तो मैं, देखो, आई एम अ सोल्जर फर्स्ट, तो इसलिए जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। देखो, मैंने 38 इयर्स फौज में गुजारे, ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, दोनों तरफ वॉर गेमिंग, हर चीज करी है। हमारा माइंडसेट 2014 तक जो था वो चाइना बॉर्डर को लेके डिफेंसिव माइंडसेट था। डिफेंसिव था। व्हेन आई से डिफेंसिव माइंडसेट, इट इंप्लाइज
कि भाई अगर चाइना इधर से आएगा तो हम उसको रोकने के लिए ये करेंगे, इधर से आएगा तो उसको रोकने के लिए ये करेंगे। अब गलवान वैली होती है, अगर आप अपना माइंड उस गलवान का जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस समय राजनाथ जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने अगले दिन लेह में जाना था सीनियर जनरल्स जो हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए कि सिचुएशन को समझने के लिए। लेकिन एक रात को क्या हुआ कि राजनाथ जी के बदले मोदी जी गए। अब ये इंसिडेंट जो है अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है पर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। तो जब वहां पे गए तो हमारी जो लीडरशिप थी, क्योंकि वो वही 2014 वाले से पहले के माइंडसेट की थी, तो उन्होंने बोला कि सर ये इंसिडेंट हुआ है, अब इसके बाद अगर चाइना अटैक करेगा वो इधर से आएगा तो हम उसको ऐसे रोकने की कोशिश करेंगे, इधर से आएगा तो ऐसे रोकने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट तक मोदी जी सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने बोला जनरल साहब मैं ये सुनने के लिए नहीं आया हूं यहां पर कि चाइना आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम चाइना को खदेड़ने के लिए क्या करेंगे। और कहते आधे घंटे का ब्रेक लो, आधे घंटे के बाद दोबारा ऑपरेशन रूम में मिलेंगे। और उस आधे घंटे के बाद एक्चुअली वी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्रिएटिंग अ न्यू माइंडसेट, एंड दैट माइंडसेट वाज कि अगर यहां पर हैं हम चाइना की यहां पे नब्ज दबाएंगे, यहां हम चाइना की टेल दबाएंगे। ये माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी था, जो 1962 से लेके 2014 तक, मतलब नहीं एक्चुअली 14 भी नहीं, मैं कहूंगा गलवान जब हुआ था 2020 में जब हुआ था तब तक माइंडसेट में चेंज नहीं आया था। ये 20 के बाद आया है, एंड दैट change is the biggest change which I say is going to change the complete way of our Indian history in the years to come. पूरी आर्मी में ये चेंज आया, क्योंकि माइंडसेट चेंज हो गया ना। देखो अब मेरा माइंडसेट ये है कि आप आओगे इधर से बाएं से थप्पड़ मारोगे तो मैं कोशिश करूंगा कैसे अपने आप को बचाऊं। अब ये है कि यार आएगा मैं पहले उसको दो धड़ूंगा। फर्क है ना। जब ये ऑफेंसिव स्पिरिट जब एक बार आ जाती है, इसके लिए मेरे पास एक ही कहावत है कहने के लिए कि आर्मी ऑफ लॉयन, मतलब आर्मी ऑफ शीप लेड बाय अ लॉयन इज बेटर देन आर्मी ऑफ लॉयन लेड बाय शीप। कि अगर शेरों की आपकी फौज है लेकिन ऊपर गीदड़ बैठा है तो वो फौज निकम्मी है, लेकिन अगर गीदड़ों के ऊपर भी एक आप बबर शेर खड़ा कर दो तो वो गीदड़ भी अच्छे अच्छों को पिछाड़ देंगे। दैट इज द डिफरेंस। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है। कुछ और चीज़ें आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एक तो अग्निवीर को लेके हमारे मन में एक बहुत सवाल है, क्योंकि चूंकि आप खुद डिफेंस एकेडमी में मेंटोर के तौर पर इस वक्त बच्चों से सीधे इंटरेक्ट हो रहे हैं और बच्चे अब अग्निवीर ही ज़्यादा बन रहे हैं, तो अग्निवीर को लेके आप क्या सोचते हैं, ये योजना कैसी है? क्योंकि बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स, रिटायर्ड मेजर जनरल्स और उनसे हमने बातचीत की तो उनके अलग अलग थॉट्स हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी राय भी बताइए और बच्चों की भी राय बताइए, क्योंकि बच्चे भी आपसे सीधे इंटरेक्ट करते हैं। ऐसा है कि ये सवाल केवल आपने नहीं पूछा, जो जितने बच्चों को मेंटर कर रहा हूं मैं उनसे भी ये सवाल, मतलब जब वो मेरे से सवाल करते हैं तो मैं उनसे काउंटर सवाल करता हूं, उसके बाद मैं आगे की बात शुरू करता हूं। तो मेरा वो सवाल उनसे ये रहता है कि मैं कहा देखो तुम 19, 20, 21 साल की उम्र के हो गए हो। मैंने कहा अग्निवीर 17 साल में एंट्री होती है, मैं कहता हूं आप 17 नहीं 18 में जाते हो, 4 साल करते हो और 4 साल के वापस आ जाते हो। अब इसका मतलब 22 साल के हो गए। ठीक है। मैंने कहा आपको 11.5 लाख गवर्नमेंट आपको वो दे रही है, प्लस जो 4 साल आपको तनख्वाह मिल रही है, क्योंकि आपका खाना पीना रहना हर चीज, कपड़े तक, क्योंकि फौज के अंदर वो फ्री है। अगर आप में एक सेव करने की क्षमता है तो आप कम से कम 8 से 10 लाख और सेव कर सकते हो। यानी कि आप कम से कम जब 21-22 साल की उम्र में बाहर आओगे तो आपके पास 20 से 22 लाख रुपए होंगे। अब मेरे 2 सवाल आप लोगों के पास हैं। पहला सवाल यह है कि जो तुम्हारे जो बड़े भाई या तुम्हारे बड़े भाई के फ्रेंड, इसमें से कौन ऐसा है जिसकी जेब में या बैंक में इवन 1 लाख का बैलेंस है? मैं कहा 5,000 नहीं होगा। और यहां पर यह बच्चा पिछले 4 साल से ना केवल मां बाप से कुछ ले रहा है बल्कि उनको दे रहा है, उसके बावजूद जब वो 21-22 की उम्र में आता है उसके 22 लाख रुपया है। दूसरी चीज, 4 साल फौज में रहकर जो उसने अनुशासन सीखा, जो उसकी वेल राउंडेड डेवलप पर्सनालिटी हुई है, मैं कहा बार बार आप एक ही चीज को क्यों लेके रह जाते हो कि यार उसने फौज में ही कंटिन्यू करना है। मैं कहा देखो वो बच्चा आज पहाड़ों में जाए 20-22 लाख में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। बच्चों ने भी
कहा कि हाँ सर, अगर मेरे पास, मैंने पूछता हूं तुम्हारे पास 20 लाख होगा क्या करोगे? कहते सर मैं अपनी दुकान खोल लूंगा, क्यों नहीं, आफ्टर ऑल एंटरप्रेन्योरशिप करने में क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, एक बच्चा है जो जिसमें जज्बा है लेकिन उसको पता है कि उसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, नाउ व्हाई कांट ही ट्राई फॉर IIT, become an engineer, he's got the money, he doesn't have to depend on anybody, or he can try for the officer cadre, or he can try for management. क्या नहीं कर सकता, sky is the limit. आपके पास अब ज्ञान है, डिसिप्लिन है और पैसा है, तीनों चीजों के होते हुए हम बार बार एक ही चीज पे क्यों अटक जाते हैं कि यार नौकरी करनी है। हम एंटरप्रेन्योर बन के हम 4 लोगों को नौकरी भी तो दे सकते हैं। दैट इज वन थिंग विच इज द पॉजिटिव हियर। सेकेंडली, हम एक चीज भूल जाते हैं कि मैं ओरिजिनल को लूंगा, अभी जो मॉडिफिकेशन हो रही है उसको नहीं लूंगा। पहले ये डिसाइड हुआ था कि 4 में से 1 को रखेंगे और 3 वापस आएंगे। अब देखो, अगर हम 4 में से 1 को ना रख के सिर्फ एक ही कि सारों को रखना होता, तो अगर मान लो पहले टाइम के एरा में हम, क्योंकि वैकेंसी 100 थी, हम 100 ही लोगों को फौज में एंट्री दे सकते थे। अब क्या है, क्योंकि हमने 4 साल के बाद 100 को रखना है, तो हम 400 लोगों को एंट्री दे रहे हैं। आप ये देखिए, कई लोगों के माइंड में ये होता है कि यार हम भी थोड़े समय के लिए ही चाहे जाएं, पर फौज में जाएं, और जब हम बड़े बुजुर्ग हो जाए तो हम बोले कि यार मैंने भी फौज में 4 साल नौकरी करी थी। आप मानेंगे नहीं, मैं कई बार कई चीफ सेक्रेटरी, इतने सीनियर जो रिटायर्ड या सर्विंग वालों से जब बात होती है तो वो ये बोलते हैं, जनरल साहब मैंने भी फौज में जाना था, मैं SSB में रह गया या मेडिकल में रह गया। देखो, आज भी उनके दिल में वो एक कशिश है कि मैं फौज में नहीं जा पाया। हर जो सोल्जर जा रहा है वो 15, 20, 25 साल करने के लिए नहीं जा रहा। सम ऑफ देम वांट टू हैव द फील ऑफ इट, तो उनके पास एक ऑल्टरनेटिव है। सो व्हाई डोंट वी लुक एट द बिगर पिक्चर। प्लस आप एक और चीज देखिए, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर है, 2 साल से ऊपर चल रही है, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप इजराइल हमास का देख लो, अभी साल होने वाला है। अगर कल हम ये सोचें कि लड़ाई 2 दिन में या 10 दिन में खत्म हो जाएगी, तो नहीं होने वाली। अगर हमारे पास अगले 10 साल में ऐसे 4, 5, 7 लाख अग्निवीर अगर तैयार देश के अंदर पड़े हैं, अगर लंबी लड़ाई खिंचती है, तो ये आके देश की सेवा में नहीं लग सकते। हम उस बड़ी पिक्चर को क्यों नहीं समझना चाहते? हम एक ही चीज को क्यों? क्योंकि इट इज ऑपोजिशन ड्रिवन एजेंडा कि यार एक चीज लो। क्योंकि देखो, हर आदमी एक जॉब को, खासतौर पे पेंशनेबल जॉब को, एक पॉपुलिस्ट मेजर के हिसाब से देखता है, देश हित की तरफ से नहीं देखता। सिर्फ मैं ये 3 ही इश्यूज को इसलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज इसमें इंडिविजुअल का हित और देश का हित दोनों है। जब आपने विपक्ष का नाम लिया तो ट्रेनिंग की बात भी वो विपक्ष उठाता है कि ट्रेनिंग का जो टाइम है वो बहुत कट कर दिया गया है, ऐसे में प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही है। देखो, ऐसा है, पहले 9 महीने की ट्रेनिंग थी, अब 6 महीने की हो गई है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आया। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि यू आर वेरी यंग, बट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर्स इन ईयर ऑफ द लॉर्ड 1989, नए नए आए थे, हमें बहुत टाइम लगा था। आपको उससे भी कम लगेगा। और आप आज के 3 साल के बच्चे को देख लो, वो जिस तरह से ऐप खोल लेता है, उतनी जल्दी तो आपने नहीं सीखा होगा। तो अब हम वो वर्ल्ड वॉर 2 वाला मॉडल को आज क्यों लेके चल रहे हैं? देखिए, 50s में फौजी जो जवान होते थे अनपढ़ होते थे, उनको ट्रेनिंग सेंटर में जब ड्रिल सिखाते थे ना, यू विल बी सरप्राइज्ड, एक जूते के ऊपर घास लगा देते थे और एक पे पत्ती, लेफ्ट राइट रेट नहीं समझ आता, घास पत्ती घास करते थे। आज हम कहां के कहां पहुंच गए हैं। व्हाई डू वी नीड 9 months? बाकी तो जब वो यूनिट में जाएगा वहां ट्रेनिंग मिलेगी उसको। व्हाट इज लैकिंग? इट इज माइंडसेट इज लैकिंग। दैट माइंडसेट हैज टू चेंज। ये बड़ी बात है कि माइंडसेट का सारा यहाँ पर खेल ही माइंडसेट है। अच्छा, आपने मेजर साहब एक जिक्र किया रशिया यूक्रेन वॉर का, मैं उसका बहुत जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन चूंकि आपने दुनिया देखी है बतौर एक सेना के अफसर के तौर पर, मौजूदा स्थिति में हमारा देश और दुनिया के बहुत सारे देशों में पैनिक है। इजराइल हमास का भी जिक्र किया, रशिया यूक्रेन का भी जिक्र किया, इधर चीन और ताइवान के बीच भी कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चलती रहती है। कभी वो से समुद्र में अपने जहाज़ उतार देते हैं, कभी ताइवान अपने जहाज़ हवा में उड़ाता है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं और बार बार ये आता है कि हमारा देश एक महाशक्ति के तौर पर अब लगभग उभरी गया है, राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हमने देखी है कि हम, तो मौजूदा स्थिति में हम कहाँ हैं? दुनिया को एक अगर दुनिया में इस तरीके की युद्ध होते हैं, हम 3rd वर्ल्ड वॉर की बात सुनते हैं और ये सारी चीज़ें सुनते हैं, तो हम कहाँ हैं?
कहाँ हम किस मजबूती के साथ खड़े हैं? देखिए, बहुत सॉलिड सवाल आपने पूछा है जिसके बारे में एवरीबडी वांट्स टू क्रिस्टल ग्लेज कि भाई आगे क्या होगा। देखिए, जिस तेजी के साथ हम एक महाशक्ति बन रहे हैं ना, वो हमारे दोस्तों को भी शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, टू पुट इट वेरी वेरी माइल्डली। और ये जितना जो ये जिसे कहते हैं ना, जो समुद्र मंथन हो रहा है चारों तरफ, मेरे ख्याल से ये गॉड सेट अपॉर्चुनिटी शायद प्रभु ने हमारे देश को ऊपर करने के लिए ही करी है। देखो, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा इसमें। पहली चीज, हमने इंडिपेंडेंस से लेकर कभी ये नहीं सोचा कि भाई हम खुद सेल्फ सफिशिएंट बने। पहली बात तो आर्म्स की प्रोडक्शन में, और एक एक्सपोर्टर बने। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारा अभी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो गुजरा है 2023-24 का जो मार्च वाला, उसमें हमने 21,000 करोड़ के वेपन्स को एक्सपोर्ट किया है, 21,000 करोड़। और ये 2014 का जो 10 साल पहले की फिगर से 31 टाइम्स ज्यादा है। तो आप इमेजिन करिए कि 10 साल पहले हम कहां थे। हम छोटी मोटी चीजें एक्सपोर्ट करते थे, आज हम इतने बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। और जिस रेट पे हम जा रहे हैं, और कपल ऑफ ईयर्स में ये 21 विल बिकम 30 एंड 30 विल बिकम 50। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसे हुआ? 2 चीजें आती हैं इसमें। पहली चीज, लीडरशिप वांटेड कि वी शुड बिकम। सेकेंडली, गॉड गेव अपॉर्चुनिटी कैसे आई? अमेरिका द बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर, बिल्कुल, हाँ। उसके बाद है रशिया। अब रशिया चूंकि चारों तरफ मतलब अब खुद ही लड़ रहा है, तो उसके पास अब आर्म्स अपने लिए ही मुश्किल से पूरे पड़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड के अंदर एक मार्केट है जहां पे वैक्यूम बनना शुरू हो गया। अब इस वैक्यूम में मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, बड़े मजेदार ये है कि जो आर्म्स अमेरिका 100 रुपए का बेचता है, उसको हम 10 रुपए में बना के दे देते हैं, और उसमें भी हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज है। वी आर कॉम्पिटिटिव एंड आवर इक्विपमेंट इज बेटर देन अदर्स। चाइनीज इक्विपमेंट के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, वो कहते हैं चाइनीज इक्विपमेंट थर्ड रेट है जो वो आर्म्स भेज रहे हैं। और हमारा इक्विपमेंट जो है, अभी हम जो आर्म्स बेच रहे हैं, हम इसमें 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो आर्म तो दे ही दे रहे हैं, और साथ में हम एक डिप्लोमेसी भी यूज कर रहे हैं। अगर आपको मैं ये बताऊं, देखो, टर्की बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ठीक है। टर्की के साथ है अजरबैजान, जिसको टर्की सपोर्ट कर रहा है, और टर्की के ऊपर है अर्मेनिया। बिल्कुल। अब क्या है, हमने टर्की को अर्थक्वेक के समय भी सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, हमें नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, अर्मेनिया जो अजरबैजान से वो कर रहा है, हमने उसको MBRL दिए। अब जब हमारे रॉकेट लॉन्चर्स वहां पहुंचे, तो अब टर्की के पेट में दर्द शुरू हुआ। उसी तरह फिलीपाइंस वगैरह जो हैं, जो चाइना के अगेंस्ट खड़े हैं, वहां हम ब्रह्मोस देने शुरू कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि एक तो हम आर्म्स बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं, दूसरा हम उन देशों को, छोटे छोटे देशों को जो चाइना से डरे हुए हैं, उनको हम मजबूत कर रहे हैं। तो देखो, डिप्लोमेसी की डिप्लोमेसी है और प्रॉफिट के प्रॉफिट हैं। दिस इज व्हाट आवर प्रेजेंट लीडरशिप इज डूइंग एंड वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। अच्छा, आपने आर्टिलरी को बहुत करीब से देखा है। रूस यूक्रेन वॉर में हम लोग कई बार ऐसी बातें सुनते हैं कि न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ सकती है। बहुत ऐसी खबरें आती हैं, क्योंकि अमेरिका भी उधर से धमकी देता है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, नाटो भी लगा हुआ है, और फिर इजराइल हमास में भी बहुत सारी चीज़ें। अब ऐसा है कि साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत पैनिक है। तो क्या हमारी पीढ़ी या ऐसा हो सकता है कि हम आसपास के वक्त में न्यूक्लियर वॉर को भी देख सकते हैं? क्या दुनिया में ऐसी स्थिति बन सकती है? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, ऐसा है कि आई हैव बीन एन एक्सपर्ट ऑन न्यूक्लियर थिंग। बिल्कुल। तो उस जमाने में भी, आज से 15 साल पहले भी, मैं एक ही चीज बोलता था कि पाकिस्तान में दमखम नहीं है कि वो न्यूक्लियर अटैक कभी भी करेगा, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। लेकिन अब इट इज रशिया वर्सेस यूक्रेन। देखो, आज की डेट में रशिया हावी है यूक्रेन के ऊपर। जब तक ये स्टेट रहेगी, तब तक न्यूक्लियर अटैक इज वेरी वेरी अनलाइकली। और अगर मतलब जिसके चांसेस कम है, अगर यूक्रेन रशिया के डीप इनटू कोई ऐसी चीज कर देता है, तो तब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज हो सकता है। मार्क द वर्ड, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। क्या मतलब हुआ इसका? आई विल कम टू दैट। देखो, क्या होता है, एक होता है स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, जैसे कि
जो बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए थे वो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन थे, ठीक है। उनकी मार ज्यादा होती है, उनकी रीच ज्यादा होती है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं जैसे हमारे पास 155 मिलीमीटर बोफोर गन है, हम इससे उस बॉम्ब को फायर कर सकते हैं। अच्छा, दैट्स अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। उसकी रीच बड़ी छोटी है। जैसे कि मान लो जैसे अब आपका ये एरिया है, अगर हम इसमें 2-3 किलोमीटर का जो रेडियस के बीच में, मान लो जैसे अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि यूक्रेनियन जो एक आर्मर्ड की जो डिवीजन है, मतलब 100-150 टैंक अंदर आ गए रशिया में, रशिया के बीच में, और साथ में 10-15 हजार 20 हजार उनके सोल्जर्स आ जाते हैं, एक कंसंट्रेटेड टारगेट बन जाता है 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर में 3 किलोमीटर के एरिया में। तो वहां सिर्फ एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिरा के उन सबको आप ध्वस्त कर सकते हो। तो वो उस कंटीजेंसी में यूज हो सकता है, रूटीन में नहीं होगा। रिमेंबर दैट, बिकॉज दैट इज, सी रिमेंबर, न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इतनी जल्दी फायर नहीं होगा, रशिया भी नहीं कर सकता, रशिया भी नहीं करेगा, और एज ऑफ नाउ उसको करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ही इज वेरी कंफर्टेबल। और हम ना रशिया की हिस्ट्री भूल जाते हैं। जर्मनी ने भी जब रशिया में अटैक किया था तो क्या किया था, वो पीछे चलता गया। तो स्टालिन से पूछा गया कि भाई तुम्हारे हु आर योर जनरल्स, तो ही सेड माय जनरल्स आर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कहता इतनी ठंड होती है। और वही हुआ जर्मन आर्मी जो थी, वो जब स्टालिनग्राड के पास पहुंचते पहुंचते सब जीरो टेम्परेचर में, गर्म कपड़े उनके पास नहीं थे, तो इतने तो कहते गोलियों से नहीं मरे जितने ठंड से मर गए। बिल्कुल। सो इसलिए, एंड यूक्रेन डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी, नाटो के बावजूद भी। नाटो के बावजूद। देखो चीज ये है कि अल्टीमेटली बॉक्सिंग में ग्लव्स तो यूक्रेन ने पहनने हैं, पीछे से मैं जितना मर्जी कहता रहूं चल चल आगे चल, आगे जाने वाले में तो दम होना चाहिए ना, वो नहीं है। अब चलते चलते आपसे एक बात ये समझना चाहेंगे कि युवाओं को क्या आप टिप देना चाहेंगे, जो युवा सेना में जाना चाह रहे हैं, चूँकि आप मेंटोर हैं, बच्चों को बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेना में अगर आप अपने करियर के तौर पर देख रहे हैं तो वो आपको फॉलो करनी चाहिए। देखो बच्चों, मैं आपको पहले तो अपने क्रेडेंशियल्स बता दूं इससे पहले कि आप कहो कि कई आके वो दे गए, ठीक है। 38 ईयर्स ऑफ सर्विस मेरे हैं। उसके अलावा मेरे जो लास्ट 2 ईयर्स ऑफ माय सर्विस, आई वाज एडीजी एनसीसी बिहार एंड झारखंड। मेरे पास 95,000 कैडेट्स थे और मैंने उनके साथ क्लोज इंटरेक्शन किया था। उसके अलावा पिछले 6 साल से रिटायरमेंट के बाद भी मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं कि देखो, सबसे पहला आपका डिसिप्लिन, उसके बाद नेक्स्ट चीज है डू यू हैव दैट फायर इन यू। आपकी अगर बेली में फायर नहीं है, कुछ जज्बा नहीं है कुछ करने का, तो कोई फायदा नहीं है। एंड थर्डली, बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ गुड लीडर। लीडरशिप के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। अगर आप क्लास के अंदर हो और आप देखते हो कि यार एक कचरा पड़ा है, आप उसी को उठा के रखोगे ना, दैट्स अ वेरी बेबी स्टेप। क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर आप उस क्लास को ही मॉनिटर करने का शुरू करोगे, यू विल डेवलप योर लीडरशिप ट्रेट। और जब तक लीडरशिप ट्रेट नहीं आएगा, तब तक आप फौज क्या कहीं भी कामयाब नहीं होगे। जस्ट फॉलो दीज बेसिक सिंपल थिंग्स। ये कर लो छोटे छोटे स्टेप्स, और आप देखो चाहे आप फौज में जाओ या कहीं भी जाओ, यू विल बी ऑन द टॉप सूनर और लेटर। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो जाना चाहते हैं, सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बैठने के लिए, इस चर्चा के लिए। बहुत सारी बातें आपसे हमें समझने सीखने को मिली, और दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से, जैसे हम दुनिया की बात करें या फिर देश की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिन पर खुलकर चर्चा हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बैठने के लिए। तो आज फिलहाल दर्शकों इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमारे, तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार। थैंक यू एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। डू वेल एंड आई एम श्योर स्काई इज द लिमिट। जय हिंद।